आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जो चैप्टर 5th है 9th क्लास का। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे जो ज्योमेट्री है वो पहले भी यूज़ होती थी। जैसे हमने कुछ सिविलाइजेशंस पढ़ी हैं, जैसे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो मिस्र की सभ्यता थी, या फिर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके बारे में तो हम पढ़ते ही हैं 6th क्लास में 7th क्लास में पढ़ते हैं। उसी तरह से जैसे कि वैदिक सिविलाइजेशन है, ये जितनी भी सिविलाइजेशंस थी इन सब में जो ज्योमेट्री का टॉपिक है उसको यूज़ किया जाता था। ठीक है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता था। जैसे इजिप्शियंस में जो सिविलाइजेशन थी वहाँ पर नील रिवर है। ठीक है, तो नील नदी जो है वो मान लो कभी बाढ़ तो तब भी आती होगी, तो जब बाढ़ आती थी तो जो खेत होते थे उनके अगल बगल वो क्या होते थे, उसके साथ मतलब फ्लो हो जाती थी, मिट्टी जो है वो इरोड हो जाती थी। तो उसमें क्या होता था कि जो खेत है, खेत के बीच में जो लाइन होती है जिससे पता चलता है कि किसका खेत किसका है, ये वाला खेत किसका है, वो वाला खेत किसका है। मान लो कि पानी बढ़ा नील रिवर में और फिर क्या हुआ, फ्लो की वजह से वो जो बैंक्स टूटे और उसके बाद जो खेत में वो लाइन है वो मिट गई। तो फिर कैसे पता लगाया जाएगा कि किसका खेत कितना था? तो इसके लिए इजिप्शियंस जो थे वो लोग ज्योमेट्री यूज़ करते थे। उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशंस थी, वहाँ पर भी ज्योमेट्री यूज़ होती थी। जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशंस में 6th क्लास में हमने पढ़ा था कि जो उनकी जो सड़कें थी वो बहुत ही मतलब वेल डिज़ाइंड था। उनका जो पूरा सिटी होता था वो बहुत ही वेल डिज़ाइंड था। वो लोग जैसे लोथल है वहाँ पे उन्होंने डॉकयार्ड तक बनाए थे, मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ बना था। तो ये सब कुछ कैसे बना, इतना पैरेलल कैसे सड़कें बनी होंगी, जो ड्रेन्स होती हैं सड़क की साइड पे वो भी बहुत उन्होंने अच्छे से, मतलब उन्होंने पूरी अपनी सिटी को बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया था। मतलब बहुत ही अच्छे से वो घर बनाते थे। जो ब्रिक्स की साइज़ होती थी वो बिल्कुल एग्जैक्ट, हमें पता चलता है आज भी हमें जो एक्सकेवेशन से ब्रिक्स मिलती हैं उन सबका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट मिलता है। तो ये सब उन्हें कैसे, तो उन्हें मतलब उन्होंने ये सब कैसे किया, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने भी ज्योमेट्री का यूज़ किया होगा। स्पेसिफिकली अगर हम हड़प्पन का देखें तो वो आज से तकरीबन 4700 साल पहले हुआ करते थे वो लोग थे। ठीक है, फिर तकरीबन 700-800 साल, 800-900 साल में वो लोग वो सिविलाइजेशन गायब हो गई धीरे धीरे। फिर वो शिफ्ट हुए, वैदिक सिविलाइजेशन आई, वो आज से 3000, 3300-3500 साल पहले थे। तो वो लोग भी ज्योमेट्री का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि वो लोग क्या करते थे, फायर ऑल्टर्स बनाते थे वैदिक रिट्स को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जो यज्ञ के हवन वगैरह करने के लिए होते हैं तो वो भी स्क्वायर शेप के मिलते हैं हमें। जब एक्सकेवेशंस की जाती हैं तो वो स्क्वायर शेप के होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं और परफेक्ट साइज़ के होते हैं वो भी। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग भी ज्योमेट्री यूज़ कर रहे थे। इनफैक्ट अगर हम इजिप्शियंस की बात करें तो वो तो ट्रंकेटेड एक पिरामिड होता है, जो पिरामिड ऊपर से कटा हुआ हो। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रंकेटेड पिरामिड। उसकी प्रॉपर वॉल्यूम निकालने का भी वो लोग फार्मूला जानते थे। तो अब हम वैदिक की बात कर रहे थे तो वैदिक में भी वो लोग ज्योमेट्री जानते थे। ठीक है, सारी शेप्स को जानते थे। लेकिन ये जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं, जो इजिप्शियंस सिविलाइजेशन है और जो इजिप्ट की थी, और जैसे कि हमने एक हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वैदिक सिविलाइजेशन है, ये सारी जो सिविलाइजेशंस हैं इनमें ज्योमेट्री का यूज़ किया गया है। क्योंकि वो लोग प्रैक्टिकली यूज़ करते थे और थोड़ा बहुत जो पढ़ते भी थे वो ओरली जनरेशन टू जनरेशन पास करते थे। ठीक है, मतलब उन्होंने उसको कंपाइल नहीं किया था कहीं पर लिख कर, सिर्फ कोई फार्मूला मैंने पढ़ा मान लो और फिर अगली जनरेशन को पास ऑन किया ओरली। तो इसका मतलब क्या है, वो लोग जो क्या करते थे यही चीज़ करते थे, ओरली सारे मंत्र और सारी जो फॉर्मूलेज हैं हर चीज़ को उन्होंने ओरली पास ऑन किया। लेकिन कहीं कहीं जो यूरोप में सिविलाइजेशंस थी, जैसे ग्रीस जो है उसका बहुत नाम जाना जाता है, वहाँ पर जो सिविलाइजेशंस थी उन्होंने ज्योमेट्री टॉपिक को प्रॉपरली रीजनिंग करके पढ़ने की कोशिश की। मतलब उन्होंने इसको एक साइंस की तरह डेवलप किया। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया कि जैसे एक थेलीज थे। ठीक है, तो थेलीज जो थे उन्होंने सबसे पहली बार बताया कि एक सर्कल है, उसको जब बाइसेक्ट करेंगे तो वो जो लाइन होगी दैट इज डायामीटर। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब कि डायामीटर जो है वो एक सर्कल को बाइसेक्ट करता है। ये उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रूव किया। फिर पाइथागोरस भी अपना कुछ कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने ज्योमेट्री का डेवलप किया। उसके बाद एक यूक्लिड थे, ठीक है, मैथमेटिक्स के टीचर। तो उन्होंने बहुत सारी जितनी भी ज्योमेट्री की उस वक्त पर जितनी भी चीज़ें, मतलब काफ़ी उन्होंने कोशिश किया और उन्होंने जो सारी चीज़ें थी उसको कंपाइल किया। तो ज्योमेट्री में सबसे पहले 4 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें जो पहला होता है दैट इज़ व्हाट इज़ अ सॉलिड, सेकंड इज़ व्हाट इज़ सरफेस, सरफेस को हम प्लेन भी बोलते हैं, इट इज़ अ प्लेन। ठीक है, थर्ड इज़ व्हाट इज़ अ लाइन एंड फोर्थ इज़ व्हाट इज़ अ पॉइंट। तो सॉलिड क्या होता है, जैसे ये है एक डस्टर, ये क्या है, एक सॉलिड है, इसका एक साइज़ है, शेप है, इसको हम यहाँ से वहाँ लेके जा सकते हैं, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ सॉलिड। सरफेस क्या होता है कि जो सॉलिड है इसकी कुछ बाउंड्री होगी ना, जैसे ये एक बाउंड्री है।
ठीक है। उसी तरह से ये दूसरी बाउंड्री है, तीसरी बाउंड्री, चौथी बाउंड्री, ये सब क्या है, बाउंड्रीज हैं। तो इन बाउंड्रीज को सरफेस बोलते हैं। अच्छा एक बात और बताओ कि ये इधर वाली बाउंड्री है, ये डस्टर की इधर वाली बाउंड्री है, तो ये दो बाउंड्रीज जो हैं ये कहीं ना कहीं मिल रही होंगी ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी आपस में। तो वो किस लाइन पे कर रही हैं, इस लाइन पे कर रही हैं। तो ये जो लाइन है, मतलब ये जो इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रही हैं उसे क्या बोलेंगे, लाइन बोलते हैं। और दो लाइंस भी, एक इधर वाली लाइन है और एक इधर वाली लाइन है, ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी आपस में एक दूसरे को, उन्हें क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। तो अब आप समझ गए कि सॉलिड क्या होता है, सरफेस क्या होता है, लाइन क्या होता है और पॉइंट क्या होता है। एक और बात है कि सॉलिड फिर सरफेस फिर लाइन फिर पॉइंट। अगर कोई सॉलिड बनाना होगा, मान लो कि ये एक वो है, जैसे एक डाइस होता है, लूडो खेलते हो आप, अब तो कम कर दिया लोगों ने खेलना, ठीक है, अब तो ऑनलाइन लोग लूडो खेलते हैं, तो डाइस भी वर्चुअल है उसमें। तो जो डाइस होती है उसमें क्या होता है, दैट इज़ अ सॉलिड। क्यों, इसमें 6 फेसेस हैं, मतलब क्या होता है, उसका एक साइज़ है, शेप है, उसको हम यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं, वो क्या होता है, एक सॉलिड होता है। तो इसमें जो है, इसमें एक लेंथ होती है, एक इसमें हाइट होती है और एक इसमें क्या होता है, विड्थ होता है। डाइस। तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड में कितने डायमेंशंस होते हैं, 3 डायमेंशंस होते हैं सॉलिड में। ऐसे समझो कि ये जो सॉलिड है, मान लो इस सॉलिड में बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना, तो किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमें कितने डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए। जैसे कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले में देखा था कि एक प्लेन में किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए 2 नंबर लाइंस की ज़रूरत पड़ी थी, इसका मतलब 2 डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ी थी। सॉलिड में कोई भी पॉइंट होगा तो उसके लिए कितनी की ज़रूरत पड़ेगी, 3 की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक नंबर लाइन ये वाली, एक नंबर लाइन ये वाली, और एक जो इस बोर्ड से बाहर जाएगी। अगर मान लो कोई पॉइंट है, ये कैप है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को मैं कैसे डिफाइन करूँगा, एक्स पे कुछ चलो, फिर वाई पे कुछ चलो, वाई के अलॉन्ग कुछ चलो, और फिर इस बोर्ड से बाहर कैसे आएंगे, तो उसके लिए एक तीसरी एक्सिस माननी पड़ेगी। तो एक थर्ड एक्सिस होता है जेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि सॉलिड जो है वो 3 डायमेंशंस में होता है, 3D। ठीक है, उसके बाद जो सरफेस होता है, तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले में ये तो पढ़ा ही था कि सरफेस पे कोई भी पॉइंट डिफाइन करने के लिए हमें 2 डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ेगी, 2 नंबर लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि 2 डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सरफेस या फिर प्लेन जो होते हैं वो 2D होते हैं। अगर कोई लाइन है, ठीक है, दिस इज़ अ लाइन, और इसी में कोई पॉइंट है, लाइन पे भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इसी में कोई पॉइंट है, अगर इसी में कोई पॉइंट है तो उसके लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए 1 की ज़रूरत पड़ेगी। या तो यहाँ से कोई इंसान इधर होगा तो उधर चलना शुरू करेगा, या उधर से इधर चलना शुरू करेगा, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में या तो आगे या पीछे जाएगा, तो उसे वो पॉइंट मिल जाएगा। तो लाइन कितना होता है, लाइन 1 डायमेंशन में होगी, लाइन कितने डायमेंशंस में। और मान लो एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, अब इसी पॉइंट में कोई दूसरा भी पॉइंट होगा, तो इसके लिए कितने डायमेंशंस की ज़रूरत है, वो तो ऑलरेडी फिक्स है। तो ये कितने में, 9 डायमेंशंस। इसमें पॉइंट के लिए कोई डायमेंशन नहीं होती, पॉइंट का कुछ नहीं होता, ना लेंथ होता है, ना विड्थ होता है, ना हाइट होता है, कुछ नहीं होता। लाइन की लेंथ होती है, सरफेस की लेंथ होती है और विड्थ भी होती है, और सॉलिड की लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी, हाइट भी होगी। तो ये आप समझ गए। अब जैसे जो ज्योमेट्री है, एक चीज़ और देखते हैं कि मान लो ज्योमेट्री में कोई कहता है कि एक पॉइंट है, ठीक है, दिस इज़ अ पॉइंट, इसको डिफाइन करो, पॉइंट टर्म को डिफाइन करो, तो कोई क्या बोलेगा, इतना ही बोल सकता है कि पॉइंट की कोई डायमेंशंस नहीं होती है। तो वो जो इंसान है वो उस डायमेंशन का डेफिनेशन पूछने लग जाएगा कि इस, अच्छा पहले ये बताओ, जैसे पॉइंट का बोला जाए कि इट हैज़ नो डायमेंशन, ठीक है, एक ऐसी चीज़ जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, वो क्या है, एक पॉइंट है। तो फिर कोई क्या पूछेगा कि पहले डायमेंशन को तो डिफाइन करो, तभी तो पॉइंट के बारे में हमें समझ में आएगा। तो फिर डायमेंशन को डिफाइन करना पड़ेगा। मान लो कि एक लाइन है, लाइन, ठीक है, लाइन को अगर कोई डिफाइन करने को बोले, तो मान लो कोई कहता है कि ब्रेड्थलेस लेंथ जो होती है उसे लाइन बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि एक लेंथ है और इसकी कुछ ब्रेड्थ नहीं है, ज़ीरो है ब्रेड्थ, मतलब ना ऊपर कुछ ब्रेड्थ है ना नीचे कुछ ब्रेड्थ है, दिस इज़ अ लाइन। तो फिर कोई क्या कहेगा कि पहले मुझे ब्रेड्थलेस बताओ, ब्रेड्थलेस से पहले मुझे ब्रेड्थ बताओ, लेंथ क्या होती है ये बताओ, तभी तो आप लाइन मुझे समझा पाओगे। तो
तो लाइन के लिए भी नहीं देख सकते, इसी तरह से सरफेस के लिए भी नहीं देख सकते। तो ज्योमेट्री पढ़ते वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जो अनडिफाइंड टर्म्स हैं उसको हमें डायरेक्ट ही लेना, डायरेक्ट ही समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें यूक्लिड जो थे उन्होंने ऑब्वियस ट्रूथ माना था, ठीक है। ऑब्वियस ट्रूथ माना क्या था? जो ऑब्वियस ट्रूथ है, जो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है, जिन चीज़ों को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि कोई, जैसे हम मतलब ह्यूमैनिटी जो है वो हज़ारों करोड़ों साल से सन को देख रही है कि सन आता है। अब कोई कहेगा कि सन को प्रूफ करो, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। सन तो ऑलरेडी एक सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उन चीज़ों को हमें डिफाइन करने का या उन चीज़ों को हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो यूक्लिड जो थे उनके पास भी कुछ ऐसे ही सेल्फ एविडेंट ट्रूथ से उन्होंने शुरू किया। तो इन सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स को उन्होंने दो नाम दिया, ठीक है। एक उन्होंने बनाया पोस्टुलेट्स, वन वर पोस्टुलेट्स, जिन्हें उन्होंने पोस्टुलेट्स बोला। दूसरे कुछ थे एक्सियम्स, ठीक है। ये दोनों क्या है? सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स हैं। इसमें हम जो भी पढ़ेंगे वो सब सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स होंगे। वहाँ से ज्योमेट्री की शुरुआत होती है। पोस्टुलेट्स जो थे वो स्पेशली रिलेटेड टू ज्योमेट्री वाले ट्रूथ्स थे, रिलेटेड टू ज्योमेट्री। और ये जो थे ये जनरल प्रूफ्स थे, जनरल प्रूफ्स नहीं, प्रूफ तो हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो यूक्लिड ने क्या बनाया? एक्सियम्स जो थे वो जनरल थे। जैसे कि एक्सियम का हम एग्जांपल लेंगे, तो जैसे कि एक्सियम का एग्जांपल हम देखेंगे तो क्या है, मान लो कि ए जो है वो बी के बराबर है, और हमें ये भी बोला गया कि बी सी के बराबर है। तो ये हम ऑटोमेटिकली समझ गए कि ए भी सी के बराबर होगा। तो ये क्या है? ये एक सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है और ये एक एक्सियम है जिसे उन्होंने ज्योमेट्री को डेवलप करने के लिए यूज़ किया यूक्लिड ने, ठीक है। और पोस्टुलेट्स में कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड जो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ थे उसे उन्होंने यूज़ किया पोस्टुलेट्स में। तो यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट्स बताए। तो फिर यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट्स दिए, ठीक है। बहुत फेमस तो यूक्लिड का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट्स जो हैं स्पेस में कहीं पर भी, एक लाइन उनसे पक्का गुजर रही होगी। ये तो आप समझ ही गए, ठीक है, कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, वहाँ से एक ना एक लाइन तो जाएगी ही, और सिर्फ एक ही लाइन जाएगी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है। लेकिन ये पोस्टुलेट नहीं है, ये प्रूफ कर सकते हैं वो। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि कोई भी दो पॉइंट्स होंगे, वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ये फर्स्ट पोस्टुलेट कि कोई भी लाइन है, ठीक है, कोई भी लाइन है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मान लो ये लाइन है, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है इन्फिनिट तक। ये दूसरा पोस्टुलेट है, ये भी किया जा सकता है, इसमें भी कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है कि कोई लाइन सेगमेंट है तो उसे तो हम कर ही सकते हैं इन्फिनिट तक प्रूफ, इन्फिनिट तक एक्सटेंड। फिर थर्ड जो है उसमें ये बोला जा रहा है, थर्ड पोस्टुलेट में ये कहा जाता है कि कोई भी पॉइंट है और इसका कुछ रेडियस है तो एक सर्कल बनाया जा सकता है। कोई भी पॉइंट और किसी भी रेडियस का एक सर्कल बनाया जा सकता है। ये भी ठीक है कि स्पेस में कोई भी पॉइंट होगा, वहाँ से एक रेडियस हम लेंगे, एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। स्पेस में नहीं, सर्कल के लिए हम प्लेन में रखेंगे, ठीक है, कि कोई भी प्लेन है, इस प्लेन में एक पॉइंट है और यहाँ पे कोई भी रेडियस है तो वहाँ से एक सर्कल तो बन ही जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये भी एक पोस्टुलेट था। फिर फोर्थ पोस्टुलेट, जितने भी राइट एंगल्स होते हैं, राइट एंगल्स का मतलब 90 डिग्री, ये सब बराबर होते हैं, ठीक है। चाहे आप यहाँ बनाओ, चाहे आप इस तरह से कुछ बनाओ, या आप इस तरह से कुछ बनाओ, ये सब क्या हैं? इक्वल हैं। ये 90 डिग्री क्या है? ये सब इक्वल हैं। दिस वाज द फोर्थ पोस्टुलेट। और फिर फिफ्थ पोस्टुलेट। फिफ्थ पोस्टुलेट में थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है? फिफ्थ पोस्टुलेट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। वो ये है कि मान लो दो लाइन है कोई भी, उन्होंने कहा कि कोई भी दो लाइन है, ठीक है, और एक लाइन इन दोनों लाइन से इंटरसेक्ट करती है, तो इनवर्ड एंगल के पेयर्स बनेंगे। कौन कौन से? एक तो इधर इनवर्ड एंगल के पेयर्स बनेंगे और एक उधर की साइड बनेंगे, ठीक है, एक इधर की साइड, एक इधर की साइड। तो यूक्लिड ने बोला कि जिन पेयर्स का सम दो राइट एंगल्स से कम होगा, अगर इनका सम दो राइट एंगल्स, ठीक है,
दो राइट एंगल्स का क्या मतलब हुआ, एक राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, तो दो राइट एंगल कितने के हो जाएंगे 180 डिग्री के। तो जिन पेयर्स का, जिस साइड के एंगल्स का जो पेयर है उनका जो सम है वो 180 डिग्री से कम होगा, उधर की साइड ही वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब कि मिलेंगी, ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरी साइड पे नहीं, दूसरी साइड पे क्या होगा, दूसरी साइड पे तो दूर चलती जाएंगी, ठीक है। ये था फिफ्थ पोस्टुलेट। इसके बाद ये जो पोस्टुलेट्स हैं, ये जो एक्सियम्स हैं, ये जो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स हैं, इन्हीं सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी डिडक्टिव रीजनिंग को यूज़ किया। डिडक्टिव रीजनिंग का क्या मतलब होता है कि हमारे पास दो तीन स्टेटमेंट्स हैं और हम उन दो तीन स्टेटमेंट से दिमाग लगा के एक फोर्थ स्टेटमेंट निकालें, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, यूक्लिड ने कुछ और रिजल्ट्स निकाले, फिर उन और रिजल्ट्स पे और अपने डिडक्टिव यूज़ किया, और फिर उन्होंने फाइनली जो रिजल्ट्स आए उन्हें थ्योरम का नाम दिया। तो हम जो भी थ्योरम्स ज्योमेट्री में पढ़ते हैं वो क्या है, वो बेसिकली फाइनल रिजल्ट्स हैं, डिडक्टिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग लगा लगा के जो फाइनली हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं उन्हीं को हम थ्योरम बोलते हैं। और हम आगे 9th 10th में बहुत सारे थ्योरम पढ़ेंगे भी, ज्योमेट्री से भी रिलेटेड और भी थ्योरम्स पढ़ेंगे, तो वो सब क्या हैं, यहीं से शुरू होती है ज्योमेट्री।